डियर स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे सेमेस्टर 3 के मेजर पेपर हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि कहीं कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से छूट ना जाए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम के लिए आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे वो सारे के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर बच्चे को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। देखते हैं हमारा सबसे पहला प्रश्न। तो हमारा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाले। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाकार थी जिन्हें छायावादी युग का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। उनका योगदान हिंदी साहित्य और भारतीय समाज दोनों के लिए अमूल्य है। यहाँ उनके जीवन और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महादेवी वर्मा जी का जन्म और उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि। चलिए आंसर देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा एक प्रगतिशील विचारधारा वाले व्यक्ति थे और शिक्षाविद थे। उनकी माता हेमरानी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। महादेवी वर्मा का परिवार ब्राह्मण समाज का था और उनका लालन पालन एक संतुलित और शिक्षाप्रद वातावरण में हुआ। आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा की माता ने उन्हें धार्मिक ग्रंथों का पाठ कराया जबकि पिता ने उन्हें आधुनिक शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उनका बचपन प्रयागराज यानी कि वो तब का इलाहाबाद था, ठीक है, वहां पे बीता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं उनके शिक्षा के बारे में थोड़े विस्तार से। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा गॉड्स वेट गर्ल्स कॉलेज इंदौर में हुई। वहीं उन्होंने 1925 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे पढ़ाई में बहुत होशियार थी और बाल्यकाल से ही हिंदी और संस्कृत में रुचि रखती थी। 1929 में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की। उनकी शिक्षा ने उनके साहित्यिक जीवन को गहराई और आधार प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं उनका वैवाहिक जीवन जो है वो कैसा था, ठीक है। तो विवाह और जीवन का रुख। महादेवी वर्मा का विवाह बाल्य अवस्था में ही कर दिया गया था क्योंकि उस समय पे हम लोग जानते हैं कि बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था, ठीक है, जो उस समय की प्रथा थी। उनके पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन संगतिपूर्ण नहीं था। उन्होंने इसे स्वीकारते हुए अपना जीवन स्वतंत्रता और साहित्यिक साधना के लिए समर्पित कर दिया। अब हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि उनका जो साहित्यिक यात्रा है ना, साहित्य के प्रति जो उनका लगाव था, जो यात्रा था, वो किस तरह से उसका शुरुआत हुआ, ठीक है। महादेवी वर्मा की साहित्यिक यात्रा छायावादी युग के अंतर्गत शुरू हुई। छायावाद हिंदी साहित्य का वह दौर था जिसमें मानवीय संवेदनाओं, प्रकृति प्रेम और आध्यात्मिकता को प्रमुखता दी गई। उनकी कविताओं में करुणा, प्रकृति और स्त्री चेतना का अद्वितीय संगम मिलता है। काव्य साहित्य। महादेवी वर्मा ने छायावाद के तत्वों को अपने काव्य में समाहित किया। उनकी कविताएं मानवीय जीवन के सबसे गहरे और संवेदनशील पहलुओं को दर्शाती है। तो उनके जो प्रमुख काव्य संग्रह थे उनके नाम जान लेते हैं। तो पहला हो जाएगा नीरजा। यह काव्य संग्रह प्रेम, करुणा और सौंदर्य का प्रतीक है। दूसरा हो जाएगा रश्मि, ठीक है, इसमें जीवन की प्रेरणा और प्रकाश का अद्भुत चित्रण है। तीसरा हो जाएगा निहार। इसमें कवित्री के मनोभाव और प्रकृति के प्रति उनकी संवेदनशीलता दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा हो जाएगा दीप शिखा। इसमें उन्होंने स्त्री के आत्मनिर्भर व्यक्तित्व और आध्यात्मिक चेतना को प्रकट किया है। इन कविताओं में सौंदर्य, करुणा और मानवीय संवेदनाओं का मेल मिलता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गद्य साहित्य के बारे में। देखते हैं कि उनकी गद्य साहित्य में जो प्रमुख गद्य रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी, ठीक है। महादेवी वर्मा ने गद्य साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी गद्य रचनाएं उनकी गहरी सामाजिक चेतना और अनुभवों का सजीव चित्रण है। तो उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं क्या क्या है डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा स्मृति की रेखाएं, ठीक है, इसमें उनके आत्मीय संस्मरण है। दूसरा जो प्रमुख है वो हो जाएगा अतीत के चलचित्र। इसमें उनके बीते हुए जीवन की झलक मिलती है। तीसरा हो जाएगा पथ के साथी। यह कहानियों का एक संग्रह है, ठीक है। आगे देखते हैं।
पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियाँ। इसमें उन्होंने स्त्रियों की स्थिति और उनकी समस्याओं को बड़ी सूक्ष्मता से उजागर किया है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं संपादकीय कार्य और समाज सेवा। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को देखते हैं। महादेवी वर्मा ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें चांद पत्रिका प्रमुख है। उन्होंने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया था। उन्होंने प्रयागराज में मुक्ति निकेतन नामक संस्थान की स्थापना की, जो महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता था। अब हम लोग उनके सम्मान और पुरस्कार के बारे में जानते हैं। ठीक है, सम्मान और पुरस्कार। महादेवी वर्मा को उनके साहित्यिक योगदान के लिए अनेक सम्मान और अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तो सबसे पहला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि उनको 1982 में दिया गया था। ठीक है, यह हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। दूसरा पुरस्कार था पद्म भूषण, जो 1956 में उनको दिया गया था। तीसरा पुरस्कार है पद्म विभूषण, जो कि 1988 में मिला था। मरणोपरांत उन्हें यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, चौथा हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, और यह उनको मिला था उनकी कीर्ति यामा के लिए। पांचवा हो जाएगा फेलोशिप ऑफ साहित्य अकादमी, उन्हें यह सम्मान से भी विभूषित किया गया। अब हम लोग देखते हैं उनके विचारधारा और व्यक्तित्व को। ठीक है, महादेवी वर्मा का जीवन सादगी और साधना का उदाहरण था। वे भारतीय संस्कृति की समर्थक थी, लेकिन उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और असमानताओं का खुलकर विरोध किया। उनकी रचनाओं में विशेषकर स्त्री जीवन की समस्याएं और उनके संघर्ष स्पष्ट दिखाई देते हैं। उन्होंने स्त्री को केवल प्रेम की पात्र न मानकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर इकाई के रूप में चित्रित किया। अब हम लोग देखते हैं उनका निधन। ठीक है, महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में हुआ। उनका निधन हिंदी साहित्य और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। महादेवी वर्मा की विरासत। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे महादेवी वर्मा की विरासत के बारे में। महादेवी वर्मा की रचनाएं न केवल हिंदी साहित्य का गौरव है, बल्कि वे समाज को नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। उनकी कविताएं और गद्य रचनाएं आज भी पाठकों को प्रेरणा देती है। महादेवी वर्मा का जीवन और साहित्य हमें सिखाता है कि संवेदनाएं, करुणा और सृजनात्मकता से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर बच्चे को इससे हेल्प मिल सके, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि ऐसे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे ना, सारे के सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय प्रस्तुत करें। इस प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार और गद्य लेखक थे, जिनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन और व्यक्तित्व उनके साहित्यिक योगदानों के समान ही गहराई और प्रेरणा से भरा हुआ था। चलिए अब हम लोग देखते हैं उनका जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा रहा था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी वाराणसी में हुआ था। उनका परिवार व्यवसाय में प्रतिष्ठित और संपन्न था। उनके पिता देवी प्रसाद साहू ने तंबाकू और अन्य वस्तुओं के व्यापार में सफलता पाई थी। उनके परिवार को साहू जैन के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। परिवार में धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल था। उनके पिता साहित्य प्रेमी थे और घर में विद्वानों और कलाकारों का जमावड़ा लगा रहता था। इस वातावरण ने जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और साहित्यिक झुकाव पर गहरा प्रभाव डाला। अब हम लोग उनका बाल्यावस्था और शिक्षा के बारे में देखते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म सुखद वातावरण में बीता, लेकिन बाल्यावस्था में ही वे त्रासदी का सामना करने लगे। जब वे केवल 9 वर्ष के थे, उनके पिता का निधन हो गया। कुछ समय बाद उनकी माता और बड़े भाई का भी देहांत हो गया। परिवार की संपत्ति को संभालने और अपने जीवन को दिशा देने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही आ गई। ठीक है, उनकी औपचारिक शिक्षा ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन वे घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का गहन अध्ययन करते रहे। उन्हें वेदों, पुराणों और भारतीय दर्शन का गहरा ज्ञान था। अपने आत्म अध्ययन और साहित्य प्रेम के कारण उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही साहित्य सृजन की शुरुआत कर दी। अब हम लोग देखेंगे उनका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन कैसा रहा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का विवाह रमा देवी से हुआ, जो सरल और सहायक स्वभाव की महिला थी। उनकी पत्नी ने उनके साहित्यिक जीवन में एक बड़ा सहारा दिया।
हालांकि उनका पारिवारिक जीवन भी कठिनाइयों से भरा रहा, क्योंकि व्यवसाय की जिम्मेदारियां और साहित्यिक कार्यों के बीच उन्हें संतुलन बनाना पड़ा। अब हम लोग देखते हैं कि उनके जीवन में साहित्य की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, साहित्यिक जीवन की शुरुआत। जयशंकर प्रसाद ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत काव्य रचना से की। प्रारंभिक कविताएं ब्रज भाषा में थी, लेकिन बाद में उन्होंने खड़ी बोली को अपनाया। उनकी पहली प्रकाशित रचना छाया थी, जो तत्कालीन साहित्यिक जगत में सराही गई। अब हम लोग देखेंगे उनके जीवन के प्रमुख घटनाक्रम और साहित्यिक यात्रा। ठीक है, इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई। तो पहला पॉइंट हो जाएगा पारिवारिक व्यवसाय की देखरेख। पिता और भाई के निधन के बाद जयशंकर प्रसाद ने पारिवारिक व्यवसाय संभाला। यह कार्य उनके साहित्यिक जीवन के साथ चलता रहा। वे व्यापार में बहुत रुचि नहीं रखते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बनाए रखने के लिए इसे जारी रखा। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी। वाराणसी के साहित्यिक और सांस्कृतिक माहौल में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। वे विद्वानों और कलाकारों के साथ चर्चा और विचार विमर्श करते थे। यह उनका रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है राष्ट्र आंदोलन से प्रेरणा। चलिए इसको देखते हैं। जयशंकर प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी प्रेरित थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति का बोध स्पष्ट झलकता है। उनकी कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गई। और नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 अखिल भारतीय पहचान। जयशंकर प्रसाद का साहित्य केवल वाराणसी तक सीमित नहीं रहा, उनकी रचनाएं देश भर में सराही गई। कामायनी ने उन्हें अखिल भारतीय पहचान दिलाई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उनका साहित्यिक योगदान। ठीक है, विस्तार पूर्वक इसको देखते हैं। तो साहित्यिक योगदान में हम लोग शुरू करेंगे काव्य रचनाओं से। ठीक है, तो काव्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद का काव्य साहित्य छायावादी युग की आधारशिला है। उनकी कविताएं रहस्यवाद, प्रकृति प्रेम और मानवता के प्रति गहरी संवेदना का ओतप्रोत है। प्रमुख काव्य संग्रह, अब हम लोग देखते हैं उनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह को। तो पहला हो जाएगा कामायनी। यह महाकाव्य उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसमें मनु और श्रद्धा के पात्रों के माध्यम से जीवन के आदर्श और यथार्थ का दर्शन प्रस्तुत किया गया है। कामायनी में 15 सर्ग यानी कि 15 अध्याय है, जो जीवन के विभिन्न भावों जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा और कर्म को दर्शाते हैं। इसे छायावादी युग की महानतम उपलब्धि माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आंसू। इसमें उनके व्यक्तिगत दुख और जीवन की वेदना का मार्मिक चित्रण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा लहर। यह उनकी संवेदनशील कविताओं का संग्रह है, जिसमें भारतीय संस्कृति और मानवता का चित्रण है। अब हम लोग देखते हैं नाटक के बारे में। ठीक है, उनके जो प्रमुख नाटक संग्रह थे वो कौन कौन से थे। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाटक के क्षेत्र में भी एक महान रचनाकार थे। उनके नाटकों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संस्कृति और समाज के उत्थान की झलक मिलती है। तो प्रमुख नाटक कौन कौन से थे, चलिए देख लेते हैं। पहला हो जाएगा चंद्रगुप्त। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन गाथा का चित्रण है। दूसरा हो जाएगा स्कंदगुप्त। यह गुप्त साम्राज्य के पतन और स्कंदगुप्त की वीरता का वर्णन करता है। नेक्स्ट हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। इसमें नारी सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं की भूमिका को उभारा गया है। अब हम लोग देखते हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण गद्य रचनाओं के बारे में। गद्य रचनाएं, जयशंकर प्रसाद ने कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से हिंदी गद्य साहित्य को भी समृद्ध किया है। ठीक है, तो उनके कुछ प्रमुख उपन्यासों के नाम जानते हैं। तो पहला हो जाएगा कंकाल। इसमें भारतीय समाज की रूढ़ियों और मानव स्वभाव का गहन विश्लेषण है। दूसरा हो जाएगा तितली। इसमें प्रेम और करुणा का चित्रण है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उनके प्रमुख कहानियां। तो प्रमुख कहानियों में हो जाएगा आकाशदीप। इसमें मानवीय संवेदनाएं और आशा का संदेश है। अब हम लोग देखते हैं उनके अंतिम समय और निधन के बारे में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जीवन संघर्ष और साहित्यिक साधना का एक अद्भुत मेल था। उनका स्वास्थ्य कमजोर रहता था। अत्यधिक कार्यभार और निजी जीवन की परेशानियों के कारण उनकी सेहत धीरे धीरे क्या होने लगी, बिगड़ने लगी। उनका निधन 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में हुआ। मात्र 48 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदी साहित्य को जो अमूल्य धरोहर सौंपी वह अनमोल है। जयशंकर प्रसाद का जीवन हमें साहित्य, समाज और संस्कृति के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है।
वे एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यक्तिगत दुखों और संघर्षों के बीच भी साहित्यिक साधना को नहीं छोड़ा। उनकी रचनाएं न केवल छायावाद का चरमोत्कर्ष है, बल्कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और मानवता का गहन प्रतिबिंब भी है। और यहीं पे हमारा उत्तर समाप्त हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चंस आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे को इससे हेल्प मिल सके। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें। जल्दी मिलते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में।